रेडियो उड़ान के सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स को आरजे गौरी का नमस्कार। दोस्तों, शुक्रवार आते ही रात को 9 बजे हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के तहत हम लेते हैं डिसेबिलिटी जगत का जायजा, यानी कि डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, जॉब अलर्ट्स और साथ ही साथ हमारा नया सेक्शन भी इसमें जुड़ चुका है, जिसमें हम सुनते हैं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट आप सुन सकते हैं शनिवार दोपहर 4 बजे। रेडियो उड़ान को आप ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही पर अवेलेबल है, या फिर आप सीधे www.radioudan.com पर जाकर इस वेबसाइट पर प्ले बटन क्लिक करके भी हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ रेडियो उड़ान का लाइव स्ट्रीमिंग सुनने के लिए आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, एलेक्सा, ट्यून इन और कई ऑनलाइन वेबकास्ट साइट्स पर भी इसे सुन सकते हैं। चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, जो कि है www.facebook.com/radioudan को फॉलो करें। साथ ही आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आप रेडियो उड़ान के सारे शोज जब आपका मन चाहे तब youtube.com/radioudan पर भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे ज्यादातर शोज YouTube के माध्यम से भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं, तो YouTube के सर्च में रेडियो उड़ान टाइप करें और साथ ही टाइप करें अपने फेवरेट शो का नाम। फ्रेंड्स, इस बारिश के मौसम में हम आशा करते हैं कि आप खूब भीग रहे होंगे, बारिश का पूरा मजा उठा रहे होंगे, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी तबीयत का भी ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में कोविड, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां फैलने का खतरा अधिक होता है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, आशा करते हैं कि ठंडी ठंडी बारिश के मौसम में आप गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ रेडियो उड़ान जरूर सुन रहे होंगे। बहरहाल, शो में वक्त हो चला है आज की बुलेटिन में पेश होने वाली न्यूज आइटम्स पर ध्यान देने का। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं न्यूज हेडलाइंस सुनते हुए। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने पर दिव्यांग कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता, केरल हाईकोर्ट का कहना। दिव्यांग बच्चों के अधिकारों और पॉक्सो एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई पर बैठक संपन्न, अनुपालन को लेकर हुई बैठक। हरियाणा में दिव्यांगों के आरक्षण को किया गया सीमित, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग बलात्कार पीड़िता को एम्स में इलाज के लिए अनुमति दी। ट्रेन में 3 घंटे तड़पते दिव्यांग क्रिकेटर को नहीं मिला इलाज, टूर्नामेंट में पहुंचने से पहले मौत। दिव्यांग लड़की की किडनैपिंग का लाइव वीडियो, फिर गला घोंटकर फेंका शव। लखनऊ में 3 साल की दिव्यांग बच्ची से दरिंदगी की खौफनाक वारदात। ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर राहुल गांधी, कहा दिव्यांगजनों को कर रहे हैं अपमानित। यूपी में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की नई उड़ान, अब हर जिले में होंगे बचपन डे केयर सेंटर्स। एबी डिविलियर्स का जलवा बरकरार, मैदान में दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ खेला क्रिकेट, वीडियो ने जीता दिल। हिमालय में खुला एक नया रास्ता, समावेशी ट्रैक ने विकलांग साहसी लोगों के लिए खोले दरवाजे। टेक न्यूज में सुनेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बंगलुरु में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज मामला सुनते हैं केरल हाईकोर्ट से। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अनुसार ये सरकार का कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक स्थान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो, और ऐसा करने में किसी भी तरह की विफलता दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस जॉनसन जॉन की खंडपीठ ने राजीव द्वारा
टी राजीव द्वारा दायर एक मामले में ये टिप्पणी की है, जो पोलियो के बाद अवशिष्ट पक्षाघात के कारण 60% लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित हैं। वे मोटर वाहन विभाग में सीनियर ग्रेड टाइपिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। जिस इमारत में कार्यालय स्थित थी, उसकी ऊपरी मंजिल पर चढ़ने में वे असमर्थ होने के कारण उन्होंने सिंचाई विभाग के थलपिल्ली उपखंड कार्यालय में एलडी टाइपिस्ट के रूप में अंतर विभागीय स्थानांतरण की मांग की, जो कि उसी इमारत के भूतल पर था। अनुरोध में उन्होंने वेतन की सुरक्षा की भी मांग की। कई दौर की मुकदमेबाजी के बाद सरकार ने उनके अनुरोध के अनुसार तबादला कर दिया, लेकिन उन्हें एलडी टाइपिस्ट का वेतन दिया गया, जो कि सीनियर ग्रेड टाइपिस्ट के रूप में उनके वेतन से कम था। दोस्तों, अब कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि कर्मचारी को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफलता के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। सरकार का यह कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक स्थानों पर बुनियादी ढांचे की सुविधाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो। किसी भी भवन का भौतिक वातावरण दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल होना चाहिए। यदि सरकार ऐसी सुविधाएं प्रदान करने में विफल होती है, तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी शारीरिक क्षमता के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि कोई सार्वजनिक स्थान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दुर्गम है, तो वो विफलता उनके लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की धारा 3, 20 और 45 की ओर इशारा कर कहा कि सरकार को अपने कर्मचारियों के बीच उनकी दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए। सरकार को सभी सार्वजनिक स्थानों को सुलभ बनाने का काम भी सौंपा गया। दोस्तों, खबर सुनते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, सशक्तिकरण और पॉक्सो एक्ट के व्यापक प्रचार प्रसार और प्रभावी अनुपालन को लेकर एक बैठक हुई है। इसमें सचिव शम्मी आबिदी की अध्यक्षता में महानदी भवन मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि महिला एवं बाल विकास के संचालक पदुम सिंह एल्मा, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पुलिस, शहरी प्रशासन और न्याय विभाग सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सचिव आबिदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दिव्यांग बच्चों को हर वो सुविधा और सुरक्षा मिलनी चाहिए जो किसी सामान्य बच्चे को प्राप्त है। दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समावेशन सभी क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था को मजबूती दी जाए, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हो और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हांकित दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास एवं परामर्श सेवाएं सुनिश्चित की जाए। सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को दिव्यांग अनुकूल बनाया जाए तथा जिला बाल संरक्षण इकाइयों को सक्रिय कर दिव्यांग बच्चों की नियमित निगरानी की जाए। दोस्तों, खबर सुनते हैं हरियाणा से। हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण को सीमित करने के आदेश पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही टिप्पणी की है कि क्यों न सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी जाए। 17 जुलाई को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। मुख्य सचिव तथा समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस बारे में कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। हाईकोर्ट जस्टिस विनोद भारद्वाज ने लाडवा के रहने वाले सुमित कुमार व अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी की है। याचिका में सरकार के आदेशों को चुनौती देते हुए कहा गया कि दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण को सीमित करके सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन किया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों के भी खिलाफ है। 2 मई और 23 मई 2025 को सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया कि दिव्यांगजनों को प्रमोशन में आरक्षण केवल निम्न स्तरों पर ही मिलेगा। ग्रुप ए यानी कि क्लास 1 अधिकारियों के मामले में दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये संविधान में प्रदत्त समानता, गरिमा तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करती है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। इसमें शामिल होने जा रहे पंजाब के रहने वाले दिव्यांग क्रिकेटर विक्रम सिंह की ट्रेन में ही मौत हो गई है। वे अपने साथी खिलाड़ियों के साथ ग्वालियर जा रहे थे, लेकिन ट्रेन में उनकी तबीयत खराब हो गई। जब उनके साथियों ने रेलवे से मदद मांगी तो मथुरा में डॉक्टर मिलने की बात की गई, जिसके बाद इलाज में देरी की वजह से उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पंजाब के दिव्यांग क्रिकेटर विक्रम सिंह की बुधवार 4 जून को ट्रेन में मौत हो गई है। वे दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे। वे अपने साथियों के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्वालियर जा रहे थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने पर उन्हें समय से इलाज नहीं मिल पाया और ट्रेन में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों, दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी वीडियो में राजपाल नामक एक शख्स लड़की का अपहरण करते हुए नजर आता है। वो लड़की का अपहरण करके उसे अपने कंधे पर हाथ पैर बांध कर ले जाते हुए नजर आया है। कालिंदी कुंज इलाके से मंगलवार सुबह ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने राजपाल का एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रविवार को दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में 22 वर्षीय दिव्यांग महिला को उसके घर से अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी को पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्होंने रविवार की सुबह मदनपुर खादर एक्सटेंशन से पीसीआर कॉल प्राप्त की थी, जिसमें के लड़की के अपहरण की सूचना दी गई। अपहरण का शिकार हुई लड़की, जो सुनने और बोलने में असमर्थ थी, माता पिता के साथ घर की छत पर सोते समय उसे उठा लिया गया। कुछ ही देर बाद उसी गली में खाली पड़ी एक झुग्गी में उसका शव मिला, जिसकी पहचान अपहृत लड़की के रूप में की गई। घटनास्थल और आसपास के इलाकों का निरीक्षण करने वाली पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से एक संदिग्ध की पहचान की। पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स अस्पताल भेज दिया गया। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक हैं। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों
जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। Hello, welcome to iWay. Our new contact number is 8800004334. Please note that our toll-free number will be discontinued soon. Kindly reach out to us on a new number. iWay में आपका स्वागत है। अब से हमारा iWay का नया नंबर है 8800004334, यानी 8800004334। कुछ समय में हमारा टोल फ्री नंबर बंद हो जाएगा। कृपया हमारे नए नंबर पर ही संपर्क करें। धन्यवाद। ये है रोशनी का कारवां। एक दिन पिंकू ने इस प्रोग्राम को सुना और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब पिंकू कुमार ने 12 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स की वजह से अपनी दृष्टि खो दी तो सब कुछ ठहर गया। वो 2 साल कोमा में रहे। उसके बाद उन्हें नहीं पता था आगे कैसे बढ़ें। फिर एक दिन उन्होंने रेडियो पर रोशनी का कारवां सुना, iWay का एक प्रोग्राम, और तभी से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उन्होंने iWay से संपर्क किया। iWay ने उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करने में मदद की, जहां उन्होंने ब्रेल सीखी, मोबिलिटी सीखी और धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। 10वीं क्लास में पिंकू ने बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश की। उन्हें कई बार मना किया गया और कई बार तो बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दृष्टिबाधित थे। लेकिन iWay के समर्थन से उन्होंने हार नहीं मानी। उस अनुभव ने उनके लिए एक नया लक्ष्य जगाया, बैंकिंग में करियर। आज पिंकू लुधियाना के कैनरा बैंक में क्लर्क के रूप में काम करते हैं और वो सुनिश्चित करते हैं कि कोई और ऐसा अनुभव ना करे। अगर आप दृष्टिबाधित हैं या दृष्टिबाधिता से संबंधित किसी भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो iWay हेल्प डेस्क पर कॉल करें। हमारा नंबर है 8800004334, यानी 8800004334। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहाँ पर रेप की एक खतरनाक वारदात सामने आई है। मेट्रो स्टेशन के नीचे रहने वाले परिवार की 2.5 से 3 साल की बच्ची से रात के अंधेरे में रेप हुआ है। बच्ची अपने माँ बाप के साथ सो रही थी, तभी एक अनजान व्यक्ति बच्चों को उठाकर ले गया। इसके बाद बच्ची लहूलुहान हालत में झाड़ियों में पड़ी पाई गई। ये पीड़ित परिवार उन्नाव का रहने वाला है। ये लोग लखनऊ में कूड़ा बीनते हैं। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश जारी है। ये घटना लखनऊ में आलमबाग इलाके में हुई है। रेप करने वाले ने दिव्यांग बच्ची से रेप कर उसे झाड़ी में फेंक दिया है।
मौके पर पहुंची पुलिस को बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। पुलिस ने बच्ची को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति गंभीर होने पर उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। दोस्तों, खबर सुनते हैं ग्वालियर से। राहुल गांधी के भोपाल में लंगड़े घोड़े वाले बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी ने चुटकियां लेना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे थे। उनके समर्थकों ने एयरपोर्ट पर ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान की तीखी निंदा की। सिंधिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से उन्हें समझाना चाहता हूं, मैं तो ऐसे अपशब्द को इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने विकलांग का शब्द परिवर्तित करके दिव्यांग जन का नाम दिया है और दिव्यांग जन वो होते हैं जिन पर भगवान का विशेष आशीर्वाद होता है। उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग को तो हमें प्रणाम करना चाहिए, जबकि ये लोग उन्हें अपमानित करते हैं। अब ऐसे लोग किस हद तक जाएंगे, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, खबर सुनते हैं यूपी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए ठोस और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 से कई नई योजनाएं लागू की जाएंगी, जो कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश के 25 जनपदों में संचालित बचपन डे केयर सेंटर्स की संख्या अब 51 करने की तैयारी हो रही है। सरकार इन केंद्रों को 26 और जिलों में शुरू करने जा रही है। यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक देखभाल, शिक्षा और सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार प्रदेश के स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने की योजना पर काम कर रही है। नई प्रस्तावित योजना के तहत सभी खेल परिसर अब ऐसे डिजाइन किए जाएंगे कि दिव्यांगजन भी खेलों में भाग ले सके। इससे उन्हें न केवल खेल क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि समावेशी भारत की भावना को भी बल मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ ई लर्निंग सिस्टम से जुड़ेगा विशेष कार्यालयों का शिक्षण भी। मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और रिफ्रेशर कोर्स किया जाएगा। राज्य स्तरीय कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यूपी सरकार की इस पहल को समावेशी विकास की दिशा में सशक्त कदम माना जा रहा है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं क्रिकेट जगत से। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सुपरस्टार ने मुंबई के व्हील चेयर क्रिकेट टीम के साथ इस्लाम जिमखाना मरीन लाइंस में एक अभ्यास सत्र में हिस्सा लेकर प्रशंसकों को बहुत ही खुश कर दिया। डिविलियर्स ने व्हील चेयर पर बैठकर कुछ शानदार शॉट्स खेले और व्हील चेयर का उपयोग करते हुए विकेटों के बीच दौड़ भी लगाई, जिसने के खिलाड़ियों और प्रशंसकों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। दर्शकों ने इन खास पलों की तस्वीरें ली और वीडियोस में भी इन्हें कैद किया और इस दिग्गज खिलाड़ी के इस नेक इशारे और व्हील चेयर क्रिकेट जैसे खेल के समर्थन की जमकर तारीफ हुई। पूर्व दक्षिणी अफ्रीकी कप्तान और आरसीबी के लेजेंड का अपनी प्यारी बेंगलुरु टीम के साथ जुड़ाव और प्यार अब भी बरकरार है। डिविलियर्स ने हाल ही में आरसीबी प्रशंसकों के लिए एक संदेश में इस भावना को व्यक्त किया था। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं हिमालय में हुए इंक्लूसिव ट्रैक के बारे में। अप्रैल के आखिर में एक ठंडी सुबह गढ़वाल हिमालय में ट्रैकर्स का एक समूह दयारा बुग्याल की अंतिम चोटी पर पहुंचा, जो भारत के सबसे सुंदर अल्पाइन घास के मैदानों में से एक है। ये इलाका ऊबड़ खाबड़ था, ऊंचाई डराने वाली थी, लेकिन ये क्षण परिवर्तनकारी था। समूह में ऐसे लोग थे जिन्हें बताया गया था कि पहाड़ उनके लिए नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समूह में 6 दृष्टिबाधित ट्रैकर्स, 2 विकलांग और 1 ऑटिज्म से पीड़ित ट्रैकर था, और फिर भी उन्होंने इसे पूरा किया साथ मिलकर। ये कोई असाधारण अभियान नहीं था, ये भारत के साहसिक पर्यटन क्षेत्र में सुलभता और समावेशन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। संगठनों के एक समुदाय द्वारा संचालित, जिसका नाम है विशेष, एक विकलांगता समावेशन उद्यम
एक्वाटेरा एडवेंचर्स, एक प्रमुख आउटडोर टूर ऑपरेटर, और मेट्रो रेस ट्रस्ट, जो कि ग्रामीण उद्यमिता का समर्थन करता है, ने इस ट्रैक को आयोजित किया। ये ट्रैक फॉर ऑल के नाम से जाना जाने वाला एक बढ़ता उपलक्ष्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल की 5 दिवसीय यात्रा को विकलांग प्रतिभागियों के लिए सावधानी पूर्वक अनुकूलित किया गया। मापे गए अंतराल पर गांठों वाली रस्सियों ने दृष्टिहीनों का मार्गदर्शन किया। ट्रैक लीडरों ने समय समय पर इलाकों का वर्णन किया, सटीक मौखिक संकेतों का इस्तेमाल भी किया। कांस्टेंट गैर विकलांग सह ट्रेकर सहयोगियों के रूप में काम कर रहे थे, देखभाल करने वालों के रूप में नहीं, बल्कि बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों के रूप में। 35 वर्षीय दृष्टिहीन माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर सौरभ प्रसाद के लिए ये यात्रा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक दोनों ही थी। वे बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी शिखर का गंतव्य का इंतजार नहीं कर रहा था, मैं हर कदम पर मौजूद था। उन्होंने कहा कि ये यात्रा मुझे बहुत कुछ सिखा गई, दूसरों पर कैसे भरोसा करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर कैसे भरोसा करना है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं टेक जगत से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जीवन में आमूलाग्र बदलाव ला रही है और दुनिया भर में समावेशी विकास को प्रेरित कर रही है। कर्नाटक के बंगलुरु में दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए AI पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था दिव्यांग जनों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्तिकरण करना। इस कार्यक्रम में अग्रणी विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, प्रौद्योगिकीविद और अधिवक्ता ये दर्शाने के लिए एकत्रित हुए कि AI किस प्रकार दिव्यांग जनों के लिए पहुंच और अवसरों को बढ़ा सकता है। सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यानी DEPWD के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने अपने विशेष संबोधन में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा समावेशन का एक नया युग शुरू हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सम्मेलन के दौरान श्री अग्रवाल ने AI और सुगम्यता पर केंद्रित 4 प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। ये 4 पहले हैं। 1, मिशन AI एक्सेसिबिलिटी। 2, मिशन AI दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सहायक तकनीकी और उपकरणों में AI का कार्यान्वयन। 3, राष्ट्रीय दिव्यांगता सहायता AI चैटबॉट। और 4, यूनाइटेड बेनिफिट्स इंटरफेस यानी UBI। इस मिशन का उद्देश्य समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के लिए AI का उपयोग करना तथा सहायक प्रौद्योगिकी में स्केलेबल समाधान प्रदान करना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मंत्रालय के तहत कार्यरत मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम एलिम्को के सहयोग से संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दोस्तों, फिर से एक बार नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर अब तक हम सुन चुके हैं आज के शो की सारी ही खबरें विस्तार से। और अब शो में समय हो चुका है DEPWD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स जानने का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस सेक्शन के तहत हम डिपार्टमेंट से आ रही ताज़ा तरीन ऑथेंटिक ऐसी पोस्ट्स को पढ़ते हैं जिससे कि आपको सीधा लाभ मिल सके। डिपार्टमेंट और रेडियो उड़ान दोनों ही अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ये जानकारी बड़े ही ऑथेंटिक फॉर्मेट में आपके पास पहुंचे और समय रहते ये आप तक पहुंच जाए। जैसे कि कोई अगर फॉर्म्स खुले हैं नेशनल अवार्ड्स के लिए या फिर किसी कोर्स के लिए, तो आप समय रहते इसका फायदा उठा सके। दोस्तों, साथ ही साथ डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करते हैं कि विभिन्न योजनाओं के बारे में वो समय समय पर पोस्ट करते रहें ताकि कई लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे जिसका लाभ वे उठा पाए। दोस्तों, आपसे मिलने वाली सराहना और आपसे मिलने वाले सुझावों से सीधे साबित होता है कि आपको ये सेक्शन और हमारा शो प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स बेहद पसंद आता है। आपके प्रेरणा भरे शब्द पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है और हर बार ये शो नए सिरे से फ्रेश सिरे से बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है।
तो दोस्तों आइए इसी प्रेरणा के साथ शुरुआत करते हैं आज के DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन की कम्युनिटी कलर्स पर। तो चलिए देखते हैं इस पहली पोस्ट में डिपार्टमेंट क्या लिखते हैं। डिपार्टमेंट लिखते हैं DEPWD MSJE द्वारा एलिम्को के सहयोग से AI पर विशेष 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विषय था AI फॉर एम्पावरिंग PWDs। ये आयोजन 30 मई 2025 को बंगलुरु में किया गया। इस सम्मेलन में देश विदेश से AI के दिव्यांगता क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ अपने विचार और अनुभव साझा करने पहुंचे थे। सम्मेलन का सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से भी किया गया। दोस्तों इसी के पश्चात डिपार्टमेंट ने इस सम्मेलन से आता हुआ एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें कि इस प्रोग्राम में सम्मिलित सभी कार्यकर्ता नजर आते हैं और सभी विविध विषयों पर बात करते हुए नजर आते हैं। सम्मेलन का विषय था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एम्पावरिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। दोस्तों इससे जुड़ा एक लगभग 8 मिनट लंबा वीडियो भी डिपार्टमेंट ने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया है, जिसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। इसके पश्चात अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट ने लिखा है वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे के बारे में। इससे जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे 30 मई 2025। We unite to raise hope, awareness and strength for every life touched by multiple sclerosis। डिपार्टमेंट आगे लिखते हैं इस विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस पर हम दुनिया भर में मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित लाखों लोगों के साथ एकजुटता में खड़े हैं। आइए जागरूकता बढ़ाएं, कलंक को चुनौती दें और उपचार और सहायता तक बेहतर पहुंच की वकालत करें। साथ मिलकर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस से प्रभावित सभी लोगों के लिए एक अधिक जुड़ी हुई, सूचित और दयालु दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों इसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम भी लिया गया, जिसके बारे में पोस्ट करते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं कि विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस 30 मई 2025 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम और वेबिनार्स आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शुरुआती हस्तक्षेप के लक्षणों, प्रभावों और महत्व को उजागर करना था। ये दिन लोगों को इस जटिल न्यूरोलॉजिकल स्थिति को समझने, इसके बारे में खुलकर बात करने और समय पर सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके साथ साझा ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट ने लिखा है स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे 2025। इसी के साथ डिपार्टमेंट ने कार्यक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी इसमें साझा की हैं, जिसमें के मान्यवरगण पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट सूचित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के हेतु देश के 16 राज्यों के 48 जिलों के 75 आकांक्षी ब्लॉकों में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर श्रीमती लता वर्णे, चेयरमैन नगर पालिका परिषद चंदौसी, श्री अजित सिंह उर्फ राजू यादव, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, डॉक्टर अनामिका यादव, जिला पंचायत, एलिम्को के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण कुमार, डॉक्टर राजेंद्र पैंसैया, जिलाधिकारी संभल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस पहल का उद्देश्य देश के दूर दराज और आकांक्षी क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीना है। दोस्तों इसके साथ साझा तस्वीरों में मान्यवरगण मंच से अपनी बात प्रेक्षकों के सामने रखते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम में कई मान्यवरों की उपस्थिति की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। कार्यक्रम को मिला प्रेक्षक गणों का प्रतिसाद भी इसमें साझा किया गया है, जो कि काफी सराहनीय नजर आता है। इसके पश्चात चोंगजिंग आंगमो की उपलब्धियों को सराहते हुए डिपार्टमेंट ने बड़े ही गर्व से एक पोस्ट साझा की है, जिसमें कि वे भारत का तिरंगा अपने हाथ में लेकर बर्फ के पहाड़ों से घिरी मुस्कुराती हुई नजर आती हैं।
एक अन्य तस्वीर में उनके संघर्ष की छवि दिखाई गई है। डिपार्टमेंट इस ग्राफिक पर लिखते हैं, ब्रेकिंग बैरियर्स टचिंग द स्काई, कांग्रेचुलेशंस चुनजिन आंगमो, फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमन ऑफ द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, डिपार्टमेंट ने आगे लिखा है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE अत्यंत गर्व और खुशी के साथ चुनजिन आंगमो को शक्तिशाली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दृष्टिबाधित महिला के रूप में इतिहास रचने पर बधाई देता है। उनकी विस्मयकारी यात्रा साहस की एक किरण है जो ये साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और धैर्य से कोई भी शिखर बहुत ऊंचा नहीं होता। एक सच्ची पथ प्रदर्शक चुनजिन आंगमो को राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें कि उनकी अदम्य भावना और दुनिया भर में लाखों लोगों को उनके द्वारा दी गई प्रेरणा का जश्न मनाया गया। दोस्तों, पिछले हफ्ते की तरह ही इस बार भी अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट आपको सचेत करते हैं नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2025 के बारे में। आप एक स्टार हैं तो देश को आपकी चमक दिखाएं। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 यानी कि द नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2025 अब आवेदन और नामांकन के लिए खुल चुका है। यदि आपने चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है, प्रभाव डाला है या दूसरों को सशक्त बनाया है, तो ये समय आपका है। आज ही आवेदन करें और अपनी कहानी से देश को प्रेरित करें। 15 मई से 15 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर, जो है awards.gov.in। इससे जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2025 एप्लीकेशंस एंड नॉमिनेशंस आर इनवाइटेड फॉर द ईयर 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in 15 मई टू 15 जुलाई 2025। इसके पश्चात अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के बारे में। डिपार्टमेंट लिखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना अब हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करके हम स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। जिम्मेदारी के साथ उठाए गए कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित और प्रदूषण मुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आइए सतत प्रयासों से देश का पर्यावरण संरक्षित करें। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का DEPWD सेक्शन। आशा करते हैं इस सेक्शन से आपको उम्मीद है कि आपको इस सेक्शन से ऐसी जानकारी जरूर मिली होगी जिसका लाभ आप उठा सकते हैं, या फिर ऐसी जानकारी तो जरूर मिली होगी जिसे आप अगले व्यक्ति तक पास ऑन कर सकते हैं जो इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर बने रहने के लिए और इस प्रोग्राम को आखिरी सेक्शन तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपका साथ हमें एनकरेज करता है कि आप तक हम अच्छे क्वालिटी का डेटा पहुंचाते रहें, कुछ ऐसी अपडेट्स लेकर आते रहें जो सीधे जुड़ी हुई होती हैं दिव्यांगता जगत से। लेकिन आज का हमारा ये सफ़र यहीं तक। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आपके सुझाव या कोई ऐसी खबर जो आप इस शो पर सुनना चाहते हैं, हमसे ज़रूर साझा करें। हमारी टीम इस पर पूरा काम करेगी। खबर को वेरीफाई किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, ताकि आसान शब्दों में ये खबरें बयां की जा सके और ये जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे ऐसे ही ऑनेस्ट प्रयासों के साथ ऑथेंटिक जानकारी लेकर। आरजे गौरी फिर से हाजिर होगी प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। उम्मीद है तब भी आपका साथ ऐसा ही बना रहेगा और आप पूरे हफ्ते रेडियो उड़ान के एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशन से भरे प्रोग्राम्स सुनते रहेंगे। आज के लिए प्रोग्राम यहीं तक। जाने से पहले सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने पर दिव्यांग कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता, केरल हाईकोर्ट का कहना। दिव्यांग बच्चों के अधिकारों और पॉक्सो एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई पर बैठक संपन्न, अनुपालन को लेकर हुई बैठक।
हरियाणा में दिव्यांगों के आरक्षण को किया गया सीमित, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग बलात्कार पीड़िता को एम्स में इलाज के लिए अनुमति दी। ट्रेन में 3 घंटे तड़पते दिव्यांग क्रिकेटर को नहीं मिला इलाज, टूर्नामेंट में पहुंचने से पहले मौत। दिव्यांग लड़की की किडनैपिंग का लाइव वीडियो, फिर गला घोंटकर फेंका शव। लखनऊ में 3 साल की दिव्यांग बच्ची से दरिंदगी की खौफनाक वारदात। ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर राहुल गांधी, कहा दिव्यांगजनों को कर रहे हैं अपमानित। यूपी में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की नई उड़ान, अब हर जिले में होंगे बचपन डे केयर सेंटर्स। एबी डिविलियर्स का जलवा बरकरार, मैदान में दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ खेला क्रिकेट, वीडियो ने जीता दिल। हिमालय में खुला एक नया रास्ता, समावेशी ट्रैक ने विकलांग साहसी लोगों के लिए खोले दरवाजे। टेक न्यूज में सुनेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बंगलुरु में